नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया, या आप इसको बोलते हैं साधारण सिंपल भाषा में बोला जाता है खून की कमी। आ, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब खून से संबंधित बीमारी है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी कहते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर बंदे में, पर्टिकुलर पेशेंट में खून की कमी हो गई है। डॉक्टर की भाषा में भी वो हमको ऐसे ही समझाने की कोशिश करते हैं कि खून की कमी हो गई है। यह एक सिंपल आम बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं में इसको ज़्यादा देखा गया है। और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें ये जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये लंबी भी चल सकती है, बहुत ज़्यादा दिन तक भी रह सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो आदमी कैसे खाता पीता है और किस टाइप का एनीमिया उसको हुआ है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। और इतने बड़े स्केल पे ये बीमारी है कि ऐसे बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिनमें ये देखा गया कि दुनिया में लगभग 30%, 28-30, किसी सर्वे में 25, किसी में 28-30-35% तक सर्वे ये दिखाते हैं कि इस बीमारी से लोग ग्रसित हैं। इस बीमारी, ये बीमारी उन लोगों को है। अब हम देखते हैं कि भाई एनीमिया है क्या आखिर। तो एक तो सिंपल, मैंने बताया कि सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो खून की कमी है। खून की कमी हमारे एनीमिया होता है। लेकिन अगर हम इसे टेक्निकल जो इसके पीछे जाएं, मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल डेफिनेशन में हम इसको देखें तो हमारे खून में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि वो रिलेटेड चीज़ें हैं और जो मोस्टली लोग पहचानते भी हैं, ये दो ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी को रेड ब्लड सेल हम कहते हैं, जो हमारी आरबीसी होती है। और यही सेल जो आरबीसी होती है, यही हमारे जो बॉडी होती है, जो शरीर में हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं। सबसे छोटे जो इकाई है वो सेल है, उससे पहले टिश्यूज़ है। तो हर एक टिश्यूज़ तक जो ऑक्सीजन को कैरी करने का, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं, वो यही आरबीसी हमारी करती हैं। तो जब शरीर में इनकी मात्रा कम हो जाती है, आरबीसी घट जाती है हमारे शरीर में, तो ऑक्सीजन भी, जो हमारे अंग है वहाँ तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है, तो वो अंग सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। और इसी समस्या को हम एनीमिया बोलते हैं। यही क्या है, रक्त अल्पता शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं हम। तो यही हमारा एनीमिया है। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब हो गया आरबीसी से, कि आरबीसी की जो वैल्यू, आरबीसी के जो वॉल्यूम्स हैं वो कम हो गए हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उतना पार्ट तक नहीं पहुंचता, इतना पहुंचना चाहिए। हालांकि ये एनीमिया कई टाइप का होता है, कई वजह से हो सकता है। उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक सिंपल एनीमिया है जो मैक्सिमम लोगों में देखा गया, वो है आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। जो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को एनीमिया होता है, उनको मैक्सिमम ये आयरन की कमी वाला एनीमिया ही देखा गया, या कोई विटामिन डेफिशिएंसी किसी पर्टिकुलर टाइप की, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फोलिक एसिड वगैरह, विटामिन B12 वगैरह की वजह से। तो वही मैं इसको अलग अलग उसमें बता रहा हूँ। तो आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया मतलब आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। दूसरा है एपोप्लास्टिक एनीमिया। अब क्योंकि ब्लड जो है वो बोन मैरो में बनता है, हड्डी में बनता है, तो इसकी बोन मैरो की प्रॉब्लम की वजह से होने वाला एनीमिया, मतलब ब्लड बन ही नहीं रहा है, तो वहाँ बोन मैरो में प्रॉब्लम है, तो उसको हम एपोप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये जो हमारी आरबीसी है उनका जो शेप और साइज है वो तस्तरी की तरह सिकल टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्लो में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसकी वजह से पर्याप्त ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँचती है, इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। फिर जो मैंने भी बताया विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें देखा गया है आयरन के अलावा, जो हम आयरन डेफिशिएंसी वाला हमने पहले पढ़ा, उसके अलावा भी फोलिक एसिड, विटामिन B12 और भी बी कॉम्प्लेक्स में जितनी मेडिसिन हैं उनकी वजह से, विटामिन ए की वजह से, इनकी वजह से होने वाला एनीमिया जो है वो हमारा कौन सा एनीमिया हो गया,
विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा अब हम बात करें तो वो है थैलीसीमिया। ये डीएनए में होने वाली गड़बड़ी के कारण जो एनीमिया है वो होता है। हालांकि थैलीसीमिया के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं इसके टाइप पे लाके इसको छोड़ देते हैं। ये इसके टाइप हो गए, नॉर्मल सिंपल टाइप हो गए। अब अगर हम बात करें कि भाई इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानें, ये तो हम कह रहे हैं कि 35% लोगों में एनीमिया है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि पर्टिकुलर पर्सन को एनीमिया है या नहीं है। तो उसमें पहले जो सिंपल से लक्षण वो हमें दिखते हैं, वो बताएगा आपको किसको कमजोरी है, चक्कर आते हैं, सर दर्द है, उसकी जो हार्ट बीट है वो एक जैसी नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा, ब्लड प्रेशर लो होना, हड्डियों का दर्द, पेट में बार बार दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हाथ और पैर, ज़्यादातर पैर के जो तलवे हैं वो ठंडे रहना, बहुत जल्दी किसी काम को करने में थक जाना, और कई बार जब ये ज़्यादा नीचे लेवल पे चला जाता है तो फिर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हम इसको मेज़र भी करते हैं एक फैक्टर से, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी कि भाई डायग्नोस में कैसे करें। ये तो था इसका सिंपल जो लक्षण हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ नाखूनों के जो रंग होते हैं, ये यहाँ पे हल्का गुलाबी कलर मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए और आप उसको प्रेस करें, प्रेस करने से अगर वो वहाँ वाइट ही और ज़्यादा वाइट हो जाता है, या फिर वो लाइट गुलाबी है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, पिंकिश है वो थोड़ा सा, और फिर रिस्टोर बहुत देर में होता है अगर वो, तो ये भी एक सिम्टम है। बाकी आँख की स्क्लेरा से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कई बार। तो ये इसके सिंपल से लक्षण थे जो आपको कुछ मरीज बताएगा, कुछ आपको देखने हैं। इसके अलावा भी आप उसको अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम हो गया आपका अगर ब्लड की वॉल्यूम, जिसको हम एक्चुअली हीमोग्लोबिन एक पैरामीटर होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि भाई एनीमिया है नहीं। तो हीमोग्लोबिन अगर आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया तो आराम से लक्षण मरीज ही आपको बता देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, इतना कम हुआ है कि वो दूसरी चीज़ों में इफेक्ट डाल रहा है, उसको दर्द है अलग अलग जगह, और वो आपको लग रहा है कि भाई कहीं ये सार तो नहीं बढ़ गया, ये तो नहीं, तो उसके साथ आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी कराइए। तो ये मोस्टली आप उसको देख पाते हैं कि भाई क्या स्थिति कहाँ गड़बड़ है। अब ये होता क्यों है भाई, जिसकी हम बात कर रहे हैं एनीमिया की, इसके होने के कारण क्या है? तो कारण में एक तो सबसे यही है कि भाई उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो पेशेंट आपके सामने है, उसकी डाइट देखिए आप। अभी भी हमारे देश में अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 20% लोग ऐसे हैं जिनको सही से जो डाइट है वो नहीं मिलती है। प्रॉपर डाइट वाले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हैं जिनको खाने को भी पूरा नहीं मिलता है, इतना मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये आएगी। फिर देखना है कि कहीं इसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो वो उसकी रेड ब्लड सेल को तो फिनिश नहीं कर रहा है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो भी एक कारण है, वहाँ डेफिशिएंसी वगैरह किसी चीज़ की हो गई। इसके अलावा कहीं कुछ ऐसा कारण तो नहीं हुआ है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया किसी वजह से, चोट लगने की वजह से, या एपिस्टैक्सिस हो गया कंटिन्यूस, उसको कई बार नाक से जो खून आता है, या फिर वो जो पेशेंट है वो लेडी है और उसको जो मेंसेस है वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत दिन तक होते हैं। तो कंटिन्यूस हर महीने ऐसा 8 दिन 7 दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, तो उसमें हमेशा आपको खून की कमी मिलेगी। तब आपको वहाँ भी काम करना है, उस पर्टिकुलर जगह भी, कि वो रेगुलर हो जाए और उतना ना हो जितना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो रेमेडीज़ भी आपको देनी है। तो ये कुछ कारण है, इनको भी आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। डाइट पे हमेशा ध्यान रखना है कि उसको वो ऐसी डाइट लेता रहे जिससे जो ब्लड की वॉल्यूम है वो बढ़नी स्टार्ट हो। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आरबीसी भी बढ़ेगी। कई बार यह जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब आप पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ मेरे फादर में भी
ऐसे ही हमेशा कम रहता है, मेरे भाई बहन में भी ऐसे ही हमेशा कम रहता है, ये मेरी माता में या फिर माता के परिवार में भी ऐसे ही, मामा का परिवार से बोलते हैं वहाँ ऐसे रहता है, तो जेनेटिक भी हो सकता है। खैर, अब इसका डायग्नोस एक तो सिंपली हम कर सकते हैं सीधा सीधा लक्षण से। दूसरा डायग्नोस हम एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल सा CBC, वहाँ पे हीमोग्लोबिन और RBC वगैरह की सारी वॉल्यूम निकल के आ जाती है, उससे आप पता चल सकता है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसके अलावा बोन मैरो टेस्ट भी है, फिर और डीप में जाए तो, लेकिन उतना हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में होते हुए उतना टेस्ट पे बहुत ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिम्टम्स को देख के ऑर्गन वाइज ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी सिंपल से जो टेस्ट है वो आप करा सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास रोगी या तो आएगा बहुत जगह से धक्के खा के, उसके पास सारी रिपोर्ट्स होंगी, आप देख लो सबने करा रखी होंगी, या फिर ऐसा आएगा जिसको हमारे पे विश्वास है, बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने में उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, तो हम उसको वापस उसी में ना उलझाएं तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे वो बच रहा है या बच के आया है। अब ये ना हो इसके लिए तो फिर वही सिंपल से है कि भाई अच्छी डाइट लीजिए आप, आपको ब्लड लॉस हुआ है, हो रहा है, तो उसको सही से कीजिए। विटामिन की डेफिशिएंसी है, मतलब अच्छा खाना खाएंगे तो नहीं रहेगी आपको, सीधी सी बात है। तो ये सब सिंपल चीज़ों से आप उसको बचाव कर सकते हैं, ये तो खैर अलग चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट, कि भाई हम अपनी पैथी में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसको कैसे सही कर सकते हैं, और बहुत जल्दी हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसको रिकवर कर सकते हैं। ये मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट पे, हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है, और आप लोग भी बहुत बार आपने देखा होगा। तो ये बहुत सिंपली, बहुत आराम से हम लगभग सभी टाइप के एनीमिया को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नॉर्मल जो एनीमिया होता है उसके बारे में, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया दो ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे अलग से वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए मैं अलग से बनाऊँगा। फ़िलहाल जो नॉर्मल विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या ब्लड लॉस, इन सब चीज़ों की वजह से, नॉर्मल जो फैक्टर्स हैं, या प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, माल न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, न्यूट्रिशन पूरा ना मिलने की वजह से होने वाला जो एनीमिया है, उसको हम कैसे ठीक करें वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और मैं कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा, ड्रॉप मेथड से भी कैसे बनाएं, और आपके पास बने डाइल्यूशन है तो उनसे कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोग बाद में मैसेज करते हैं, सर कितनी ड्रॉप, कैसे ड्रॉप, हमारे पास बना रखा है उसकी कितनी ड्रॉप डालें। कुछ लोगों के पास, मान लो मैंने D5 बताया तो D5 बना रखा है, वो उसकी भी ड्रॉप डाल रहे हैं, वो गलत है। अब मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रेमेडी है इसमें, ये मैंने रखी हुई है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, S1 L1 S1 L1 A3 F1 और C4 एंड RE। कौन सी मेडिसिन मैंने क्यों ली है आप समझ ही गए होंगे, वो सब मटेरिया मेडिका का पार्ट है, अभी करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बोन मैरो मतलब C4, बोन मतलब C4, बोन इज इक्वल टू C4, तो आप समझ गए होंगे। बाकी सब रेमेडी भी ऐसे ही है। A3 पूरी ब्लड पे काम करती है कंप्लीट। तो अब मैं पहले आपको ड्रॉप मेथड से बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ। अब क्योंकि एनीमिया है तो हमें D4 में पॉजिटिव में मेडिसिन देनी है। हाँ, ये ध्यान जरूर रख लेना है, क्योंकि हम RE दे रहे हैं, S1 दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई तो नहीं रहता है। हाई रहता है तो फिर हमें RE को हटा के उसकी जगह WE कर देना है, और S1 के जगह S2 कर सकते हैं अगर उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी है। नहीं तो S1 को रहने देंगे, क्योंकि S1 में बहुत न्यूट्रिशन होता है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको कॉन्स्टिपेशन का अलग से कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे। खैर फिलहाल हम करते हैं, ये 30 ml का ड्रॉपर है हमारे पास, यहाँ तक 30 ml हम इसमें ले लेंगे। अब हमें इसका D4 बनाना है ड्रॉप मेथड से, जो मैंने लिखा है अपनी बुक में भी बताया कि लगभग 50 to 60 ड्रॉप हम डालेंगे। और हमारे पास जो रेमेडीज़ हैं वो हैं 6 रेमेडी हमारे पास हैं। मान लो हमें 50 ड्रॉप डालनी है, तो हम 50 ड्रॉप में
टोटल 6 हो गई। 8 6 या 48, 8 6 48, 48 यानी कि 2 ड्रॉप कम पड़ेंगे। तो कोई सी भी जो रेमेडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी 2 ड्रॉप हम बढ़ाएंगे। तो यानी कि हमें 30 ml में सभी की 8 ड्रॉप डालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सबकी 8 डालनी है, लेकिन 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हमें बढ़ानी है। तो हमें क्या करना है, हमें A3 की 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे और S1 की 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे, ये इस कॉम्बिनेशन में। यानी कि S1 और A3 की हम डालेंगे 7 ड्रॉप और RE L1 A3 और C4 इनकी हम डालेंगे 8 ड्रॉप। सॉरी, ये 8 डालेंगे, बाकी 9 ड्रॉप डालेंगे। 8 ड्रॉप डालना है, 6 नहीं डालने में, 8 ड्रॉप डालनी है। तो बाकी की 8 ड्रॉप डालेंगे और A3 S1 की हम डालेंगे इसमें 9 एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि टोटल 50 ड्रॉप हमें करनी है। हालांकि 48 से भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशन में वो थोड़ी बढ़ जाएं, क्योंकि उनसे हमें काम भी ज़्यादा लेना है। S1 से न्यूट्रिशन लेना है बहुत सारा, A3 से ब्लड पे काम करना है, RBC पे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही आप किसी भी फॉर्मूले में कर सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है कि इस रेमेडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको लीवर पे काम करना है तो भाई आप S5 और C10 डाल रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देंगे तो और अच्छा ही रहेगा आपके, जब आप पॉजिटिव दे रहे हैं तब। तो ये डाल के हम इसको ढक्कन से बंद कर देंगे और इसको ऐसे हम 100 स्ट्रोक देके उसको दे देंगे और रोगी को बोलेंगे कि भाई आप इसमें से उसके वेट और एज के अकॉर्डिंग 10 to 20 ड्रॉप, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 से 5 बार, नहीं तो दिन में 3 बार खाना खाने से पहले वो लेगा। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म और पेट और डाइजेशन उस पर भी तो काम करना है। दूसरा कॉम्बिनेशन फिर आप ऐसे ही अगर 30 ml बना रहे हैं तो 30 ml यहाँ से आप इसमें डिस्टिल वाटर या जो भी व्हीकल ले रहे हैं वो लेंगे। उसके बाद आपको रेमेडीज में क्या लेनी है, इसमें लेना है आपको S10, C15, वर्वन और Y। अब अगर वो जेनेटिक है तो आप इसमें वैनवन भी ले सकते हैं। ये आपको रोगी से बात करनी है हमेशा, 10 से 15 मिनट रोगी को देना चाहिए बात करने के लिए। तो अब हमें ये भी D4 में बनाना है। D4 में बनाने का मतलब है कि 50 ड्रॉप डालने हैं। मेडिसिन हमारे पास 4, तो लगभग 12 ड्रॉप सबकी इक्वली हम इसमें डाल देंगे। 12 ड्रॉप डाल के और फिर इसको बंद करके हम इसके 100 स्ट्रोक देंगे और रोगी को दे देंगे। 10-10 बूंदी आपको लेनी है। ये 2 आपको ओरली उसको चलाने हैं। इसके अलावा और एक कॉम्बिनेशन आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए ले सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि एनीमिया में एक्सटर्नली क्या देंगे, लेकिन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ उसका बहुत बड़ा रिलेशन है। जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड अंदर से निकलती है, सारे नर्व्स वहाँ से निकलती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जो ब्लड मैन्युफैक्चरिंग है, ब्लड हमारा जो बनता है शरीर में, तो वहाँ पे आपको जैसे C4 हो गया, C4 के साथ में आपको F1 लगा सकते हैं, RE लगा सकते हैं, या RE की जगह WE लगा सकते हैं। तो C4, F1, RE या WE, क्योंकि RE और C4 थोड़ा सा तेज रेमेडी एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको कुछ लोग तो D4 में ही बोलते हैं लगाने के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसको D5 में लगाएं, क्योंकि स्किन के थ्रू भी हमारी रेमेडीज़ फास्टली काम करती हैं। D5 में लगाएंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का काम करेगा, बैलेंस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया C4, F1 और WE या RE, जो भी आपको लगे। इसके अलावा C5 और ऐड कर दें आप उसमें, और इसकी इन चारों कॉम्बिनेशन की, चारों रेमेडी की 10-10 ड्रॉप आप 30 ml किसी भी जो लोशन वाला व्हीकल होता है, मोस्टली ऑयल यूज़ करते हैं हम, जो भी गाढ़ा ऑयल ज़्यादातर लगाना है, क्योंकि कुछ देर लगा रहने देना है उसको। ऐसा ऑयल नहीं लेना जो उड़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंदर जाए। आप तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। 30 ml में आप 10-10 ड्रॉप डाल के स्ट्रोक बना के उसको दे दें। ये अपनी स्पाइन पे वो सुबह शाम उसको लगाएगा। ये कॉम्बिनेशन आप देंगे तो ये नॉर्मल जो एनीमिया जितने भी हैं ये सब 1 महीने में आप रिपोर्ट करा लेना।
कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताया वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ये क्यों, किस वजह से हो रहा है, उस वजह का भी आप इसमें रेमेडी ऐड कर सकते हैं। वो वजह में नेगेटिव रेमेडी देनी है तो आप अलग से कॉम्बिनेशन बना के दें, और वो वजह में पॉजिटिव रेमेडी ही देनी है तो आप इसी में पॉजिटिव रेमेडी डाल सकते हैं। जैसे लीवर की प्रॉब्लम लग रही है तो S5 कोई से भी आप में ऐड कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि S की 2 रेमेडी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्लांट है, कुछ प्लांट आप देखते हैं मैक्सिमम प्लांट एक जैसे ही हैं सभी में, किसी प्लांट की 1 या 2 प्लांट ही चेंज किए गए हैं, तो वो 1-2 प्लांट हम इसमें ऐड करके कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से बना के दे सकते हैं एक, और वो उसको 2-3 कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और एलोपैथी में भी तो लोग 10-10 टैबलेट एक साथ में फाँकते हैं, तो वो भी तो 10 अलग तरीके की रेमेडी है। हमारे भी 3, हम अगर उसको 3 कॉम्बिनेशन दे रहे हैं काम करने के लिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, तो इसमें की दिक्कत क्या है? दवाई तो 3 ही है ना हमारी, तो 3 दवाई दे रहे हैं। थोड़ा सा बस ये है कि हमारी दवाई पानी में लेनी है उसको। तो ये सब आप करके देंगे तो आराम से ये जो एनीमिया है वो क्लियर हो जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा मुझे होम्योपैथी में भी थोड़ा सा इसमें बताना है, क्योंकि ये डिमांड मेरे पास आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होम्योपैथ हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथ दोनों में प्रैक्टिस करते हैं, मेरी तरह मैं भी लगभग वैसे। हालांकि मैक्सिमम इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, लेकिन क्योंकि मेरा बेस होम्योपैथी है तो वहाँ भी कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं जो देने से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तरह ही तेज़ी से आराम होता है। और एनीमिया भी उनमें से एक है जहाँ पे 3-4 रेमेडी मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो आप यूज़ करेंगे तो आराम से उसमें आराम होगा। तो होम्योपैथी जो रेमेडी एनीमिया की हैं, खून की कमी की हैं, कुछ वहाँ पे कॉम्बिनेशन भी बने हुए हैं, पेटेंट जिनको बोलते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो मैं आपको इसी वीडियो में भी बता रहा हूँ आपको। और उनके मैं पिक्चर भी कोशिश करूँगा यहाँ पे लगा दूँ, अगर लगा पाया तो। लेकिन सबसे पहले है कि जो हमारी बायोकेमिक रेमेडीज़ होती हैं, जो BC के नाम से आती है, बायोकेमिक नंबर के नाम से आती है, तो बायोकेमिक नंबर 1 आपको कंटिन्यूस देना है, 4-4 गोली दिन में 3 बार। उसमें फेरम फोस और कैलकेरिया फोस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं जो बोन मैरो पे काम करती हैं, ब्लड पे काम करती हैं। ये 12 साल्ट होते हैं जो मिनरल से बनाए जाते हैं, अलग अलग मिनरल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, उन्हीं से कॉम्बिनेशन से ये BC कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो BC नंबर 1 आपको देना है 4-4 गोली दिन में 3 बार। वो डिपेंड करता है, बच्चा है तो 2-2 गोली दे दीजिए, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 6-6 गोली भी आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा आपको देखना है रीज़न क्या है, सिम्टम्स लेने, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी फेरम मेटालिकम, फेरम मेट एक मेडिसिन है, फेरम मेट 30 में आप लेंगे, उसको आप देंगे 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार। इसके अलावा अगर ब्लड लॉस होने की वजह से एनीमिया होता है, कभी भी कोई भी डिसऑर्डर ब्लड लॉस या कोई भी फ्लूइड लॉस होने की वजह से होता है, तो आप चाइना 30 दिन में 3 बार 2-2 बूंद उसको देंगे। ये तो फिक्स हो गया आपका फेरम मेटालिकम, BC ये, और फेरम मेटालिकम BC नंबर 1। इसके अलावा इसमें कुछ सिरप भी आते हैं, पेटेंट जो मेडिसिन है, अच्छा काम करती है वो भी। जैसे श्वाबे कंपनी का है बायोफोगिन सिरप है, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसको आप लें और 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच दिन में 2 बार 3 बार आप उसको रेडी करेंगे, देंगे खाने के लिए, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। लगभग इसी स्पीड से रिकवर होगा जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, थोड़ा सा कम होगा, उतना नहीं, लेकिन हाँ रिकवर होगा, इससे भी डेफिनेटली रिकवर होगा 100%। तो ये होम्योपैथी का बताया मैंने, इससे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बताया। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, जो एनीमिया पे मैंने बनाई है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस जो दूसरे इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं जहाँ तक सही नॉलेज और सही चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ आप मेरे चैनल को पहुँचाइए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें, ताकि उनको नई और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो कंटिन्यूस मिलती रहे। नमस्कार, थैंक यू।